रात के लगभग 12:30 बजे थे। उसी सड़क पर रमेश अपनी बाइक धीरे धीरे चला रहा था। रमेश शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और आज उसे किसी वजह से गांव लौटने में देर हो गई थी। मोबाइल की बैटरी भी 5% पर झपक रही थी और नेटवर्क कब का गायब हो चुका था। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की डालियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर हाथ हिला रहा हो। रमेश ने गले में पड़ा गमछा कसकर बांधा और मन ही मन बड़बड़ाया, बस आधा घंटा और फिर घर पहुंच जाऊंगा। तभी भूख से पेट में तेज ऐंठन हुई। पूरा दिन कुछ खास खाया नहीं था। रमेश की नजर अचानक सड़क के मोड़ पर गई। वहां अंधेरे के बीच एक पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। यहां कौन हो सकता है? उसने बाइक धीमी कर दी। जैसे जैसे वह पास आया उसे साफ दिखाई देने लगा। एक पुराना ढाबा, टीन की छत, मिट्टी की दीवारें, सामने लकड़ी की बेंचें और एक जर्जर सा बोर्ड जिस पर लिखा था मां काली भोजनालय। रमेश हैरान रह गया। मैं इस रास्ते से तो बचपन से आ जा रहा हूं, लेकिन ये ढाबा पहले तो कभी नहीं देखा। ढाबे के अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी, लेकिन आसपास कोई आवाज नहीं। न कुत्ते, न झिंगुर, न हवा, सिर्फ सन्नाटा। रमेश ने बाइक रोकी। मन में अजीब सी घबराहट हुई, लेकिन भूख और थकान ने डर को दबा दिया। वह ढाबे के अंदर गया। ढाबे के अंदर का दृश्य अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने रमेश को घेर लिया। दीवारों पर पुराने कैलेंडर जिनकी तारीखें फटी हुई थीं, कोने में जलता एक लालटेन जिसकी लौ बिना हवा के भी कांप रही थी। ढाबे में सिर्फ 3 लोग बैठे थे, तीनों चुप, इतने चुप कि जैसे जिंदा ही ना हो। उनके चेहरे पीले थे, आंखें गहरी और खाली। रमेश ने गला साफ किया, भैया कुछ खाने को मिलेगा? काउंटर के पीछे खड़ा आदमी धीरे धीरे पलटा। उसका चेहरा देख रमेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी, होंठ सूखे और आवाज बहुत भारी। हाँ, मिलेगा। उस आदमी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान सही नहीं थी। क्या खाओगे? जो जल्दी बन जाए, दाल चावल। आदमी ने सिर हिलाया। बैठो। रमेश बेंच पर बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। बुजुर्ग उसे लगातार घूर रहा था, बिना पलक झपकाए। रमेश ने असहज होकर पूछा, क्या हुआ बाबा? बुजुर्ग ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तू यहां रुक गया? हाँ, भूख लगी थी। बुजुर्ग की आंखों में डर उभर आया। गलत किया बेटा। इतना कहकर उसने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। रमेश को पसीना आ गया। अजीब बातें, रसोई से बर्तनों की आवाज आ रही थी, लेकिन कदमों की नहीं, जैसे खाना अपने आप बन रहा हो। रमेश ने मोबाइल निकाला। नो सिग्नल, बैटरी 2%। तभी ढाबे वाला थाली लेकर आया। दाल चावल दिखने में बिल्कुल ताजा थे, भाप उठ रही थी। लो, खा लो। रमेश ने पहला कौर लिया। स्वाद अजीब था, न खराब न अच्छा, बस खाली, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। तभी अचानक ढाबे की लाइट झपकने लगी। लालटेन की लौ लंबी होकर दीवारों पर अजीब परछाइयां बनाने लगी। एक पल को रमेश को लगा परछाइयां हिल रही हैं। उसने जल्दी से खाना खत्म किया। भैया कितना हुआ? ढाबे वाला बोला, यहां पैसे नहीं लगते। मतलब? जो यहां आता है वो कुछ और देकर जाता है। रमेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या? तभी बाहर से हवा का तेज झोंका आया और ढाबे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंदर बैठे तीनों लोग एक साथ उठ खड़े हुए। उनकी आंखें अब लाल थीं। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, रात हो चुकी है, अब वापस जाना मुश्किल है। ढाबे वाला धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ा। उसकी परछाई दीवार पर उससे कहीं ज्यादा बड़ी दिख रही थी। मां काली का ढाबा है ये, और यहां हर रात कोई ना कोई मेहमान रुक ही जाता है। रमेश का दम घुटने लगा। दरवाजा बंद, मोबाइल बंद, चारों ओर अंधेरा और अजीब लोग।
उसने कांपते हुए पूछा। ये सब क्या है? ढाबे वाला मुस्कुराया। सच जानना है? तभी ढाबे के पीछे से किसी के चीखने की आवाज आई। रमेश की आंखें डर से फैल गईं और उसी पल लालटेन बुझ गई। पूरा ढाबा अंधेरे में डूब गया। ऐसा अंधेरा जिसमें आंखें खुली होने के बाद भी कुछ दिखाई न दे। रमेश की सांसें तेज हो गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, बस सांसों की आवाजें, ऐसी सांसें जो इंसानी नहीं लगती थी। अचानक लकड़ी की जमीन पर किसी के नाखून खिसकने की आवाज आई। रमेश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। उसने नीचे देखा। वो एक इंसानी हाथ था, ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा। अरे नहीं, ये क्या है? रमेश चीख पड़ा। उसी पल लालटेन फिर से जल उठी। रमेश ने जैसे ही रोशनी में देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ढाबे में बैठे वो तीनों लोग खड़े तो थे, लेकिन उनके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे, उंगलियां पीछे। उनकी गर्दनें अजीब तरीके से टेढ़ी थीं और आंखें अब पूरी तरह काली। कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं। ढाबे वाला अब काउंटर के पीछे नहीं था, वह रमेश के ठीक सामने खड़ा था, बहुत पास, इतना पास कि रमेश उसकी सांसों की बदबू महसूस कर सकता था, सड़ी हुई मिट्टी जैसी। भागना मत, अब बहुत देर हो चुकी है। रमेश ने कांपते हुए पूछा। तुम लोग कौन हो? ढाबे वाला मुस्कुराया। इस बार उसके दांत नुकीले थे। हम तो बस भूखे हैं। तभी लोग रेंगते हुए आगे आए। उसकी आवाज में अब इंसानियत नहीं थी। हर अमावस की रात ये ढाबा खुलता है। रमेश की आंखें फैल गईं। अमावस? हाँ, और जो भी रास्ता भटक कर आता है वो वापस नहीं जाता। ढाबे वाला धीरे धीरे बोलने लगा, मानो किसी पुरानी कहानी को दोहरा रहा हो। आज से करीब 20 साल पहले यह जगह शमशान हुआ करती थी। यहां एक औरत रहती थी, नाम था काली। गांव वाले उसे डायन कहते थे। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। लेकिन एक रात गांव के कुछ लोगों ने उसे इसी जगह जिंदा जला दिया। रमेश को याद आया, ढाबे के बाहर मिट्टी का रंग काला क्यों था? मरते वक्त उसने बद्दुआ दी। जो भी भूख लेकर इस रास्ते से गुजरेगा वो मेरी आग में जलेगा। उसके बाद हर अमावस को ये ढाबा खुद ब खुद खड़ा हो जाता है और हम सब वो हैं। तभी तीनों लोग एक साथ बोले। जो यहाँ खाने रुके थे। रमेश को अचानक पेट में तेज जलन महसूस हुई, ऐसी जलन जैसे अंदर आग लगी हो। उसने पेट पकड़ लिया। आह! ढाबे वाला हंसा। खाना खा लिया ना? ये खाना नहीं था, वो बांधन था। अब तो इस जगह से जुड़ चुका है। रमेश की आंखों के सामने धुंध छाने लगी। उसके कानों में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। रुको, भूख लगी है, उसने सिर झटक कर कहा। नहीं, मुझे घर जाना है। वो दरवाजे की ओर दौड़ा। दरवाजा अब दीवार बन चुका था, लकड़ी नहीं, पत्थर। यहां से कोई नहीं जाता जब तक मां काली इजाजत न दे। अचानक ढाबे के पीछे से घुंघरू की आवाज, छन छन छन। हवा भारी हो गई। लालटेन की लौ नीली पड़ने लगी। दीवारों से खून जैसा तरल टपकने लगा। रमेश कांपता हुआ पीछे हटा। नहीं। रसोई से एक परछाई निकली, धीरे, बहुत धीरे। वो औरत थी, बाल खुले हुए, चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बहता हुआ। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। भूख किसे लगी है? ढाबे वाला झुक गया, बाकी सब जमीन पर गिर पड़े। मां काली ये नया मेहमान है। औरत की जली हुई आंखें रमेश पर टिक गई।
रमेश का शरीर सुन्न हो गया। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। मां काली उसके पास आई, बहुत पास, इतना पास कि उसकी जलन रमेश की त्वचा को जलाने लगी। तभी रमेश को याद आया उसकी मां ने जाते वक्त एक गमछा दी थी और बोली, ये हनुमान जी का गमछा है, उतारना मत। रमेश ने कांपते हाथों से गले का गमछा पकड़ा और पूरी ताकत से गमछा कस लिया। अचानक मां काली चीख उठी। ये क्या है? उसका हाथ जलने लगा। रमेश ने मौका देख पीछे छलांग लगाई। अभी भी समय है, अगर बाहर निकल गया तो अगली अमावस तक बच सकता है, लेकिन अगर रुका तो। उसने आगे नहीं कहा। ढाबा हिलने लगा, छत से मिट्टी गिरने लगी। रमेश पूरी ताकत से उस जगह की ओर दौड़ा जहां दरवाजा था। मां काली की चीखें आसमान फाड़ने लगीं। रुको। रमेश ने आंखें बंद कर दी और पूरी ताकत से दीवार पर धक्का मारा। दरवाजा खुला और रमेश जमीन पर गिर पड़ा। ठंडी हवा का झोंका लगा और उसने जब आंखें खोली तो वो एक सड़क पर था। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। ढाबा गायब था, सिर्फ एक जला हुआ चबूतरा। रमेश रोने लगा। वो बच गया था, लेकिन उसके पेट में अब भी हल्की जलन थी और उसकी हथेली पर एक काला निशान उभर आया था। कान में वही आवाज गूंजी, अगली अमावस, भूख फिर लगेगी। रमेश कांप उठा। क्या ये सब सपना था? उसने अपनी हथेली देखी। काला निशान अब और गहरा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जलते कोयले से कोई चिन्ह बना दिया हो, और पेट की जलन वो अभी भी थी। रमेश किसी तरह घर पहुंचा। मां ने देखते ही कहा, इतनी देर कहा था बेटा, फोन भी बंद था। रमेश बस चुप रहा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। मां ने अचानक उसकी हथेली पर देखा। ये क्या है? रमेश घबरा गया। कुछ नहीं मां, बस चोट है। लेकिन जैसे ही मां ने उस निशान को छुआ, वो झटके से पीछे हट गई। ये साधारण नहीं है। रमेश का दिल धड़क उठा। मां, तुम्हें कैसे पता? मां की आंखें डर से भर गईं। क्योंकि तेरे दादा ने भी ऐसा ही निशान देखा था। मां ने धीमी आवाज में बताया, तेरे दादा के समय में इस रास्ते पर एक औरत को जला दिया गया था। गांव वालों ने उसे डायन कहा, लेकिन असल में वो निर्दोष थी। तेरे दादा भी उस भीड़ में थे। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उन्होंने बाद में पछतावा किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मरते समय उस औरत ने श्राप दिया था, जिस जिसके खून में उस गांव वाले की रग होगी, वो मेरी आग से नहीं बचेगा। रमेश की सांसें रुकने लगीं। मतलब ये सब मेरे परिवार से जुड़ा है? मां ने सिर झुका लिया। दिन बीतते गए। जैसे जैसे अगली अमावस करीब आती गई, रमेश की हालत बिगड़ती गई। रात को उसे वही ढाबा सपनों में दिखता, वही लालटेन, वही जली हुई औरत और एक आवाज, भूख किसे लगी है? अमावस की रात फिर आ गई। आसमान बिल्कुल काला था। हवा में अजीब सी गर्मी थी। रमेश का शरीर खुद ब खुद कांपने लगा। उसकी हथेली का निशान जलने लगा। नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं फिर वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके पैर अपने आप उठ खड़े हुए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। वो घर से बाहर निकल गया। मां पीछे पीछे दौड़ी, रमेश मत जा। लेकिन वो सुन नहीं पा रहा था। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, आजा। ढाबा फिर से खड़ा था। सड़क के मोड़ पर वही पीली रोशनी, वही ढाबा, वही बोर्ड, मां काली भोजनालय। इस बार ढाबा पहले से बड़ा लग रहा था। अंदर कई लोग बैठे थे, सबके हाथों पर काला निशान। रमेश समझ गया, ये सब उसी श्राप के शिकार हैं। ढाबे वाला मुस्कुराया, आ गया वापस। रमेश ने हिम्मत जुटाई। आज मैं खाने नहीं आया, आज मैं ये खत्म करने आया हूं। ढाबे वाले की हंसी गूंज उठी।
खत्म। जिसे आग ने जन्म दिया उसे इंसान कैसे खत्म करेगा? तभी पीछे से घुंघरुओं की आवाज आई। मां काली प्रकट हुई, पहले से ज्यादा भयावह। खून का कर्ज आज पूरा होगा। रमेश के दिमाग में अचानक दादा की बात गूंजी। गलती की थी, किसी दिन कोई हमारा वंशज इसे ठीक करेगा। रमेश ने चारों ओर देखा। ढाबे के बीचों बीच वही पुराना चूल्हा था जिसमें आग जल रही थी। उसे समझ आया, श्राप आग से जुड़ा है। अगर वही आग बुझा दी जाए तो शायद श्राप खत्म हो सकता है। मां काली उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। रमेश ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। ढाबे वाला और बाकी लोग उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन इस बार रमेश नहीं रुका। वो सीधे चूल्हे तक पहुंचा, पास रखी पानी की बड़ी मटकी उठाई और पूरी ताकत से आग पर उंडेल दी। तेज धुआं उठा। मां काली चीख उठी। नहीं। ढाबा हिलने लगा, दीवारें दरकने लगीं। एक एक करके सब लोग धुएं में बदलने लगे। ढाबे वाला राख बन गया। मां काली की आकृति आग की लपटों में तड़पने लगी। रमेश ने चिल्लाकर कहा, जिसे तुमने श्राप दिया वो आज खत्म होता है। और सब शांत हो गया। सुबह रमेश सड़क किनारे पड़ा था। सूरज निकल चुका था। सामने फिर वहीं जला हुआ चबूतरा, लेकिन इस बार वो भी धीरे धीरे धूल में बदल रहा था। उसने अपनी हथेली देखी। काला निशान गायब था। पेट की जलन भी खत्म। रमेश मुस्कुराया। अब सब खत्म हो गया। वो घर लौट गया। गांव में उस रास्ते पर अब कोई ढाबा नहीं दिखता। लोग कहते हैं उस जगह अब शांति है, लेकिन कभी कभी अमावस की रात अगर कोई ध्यान से सुने तो हवा में बहुत धीमी सी आवाज गूंजती है। भूख किसे लगी है? और सड़क के मोड़ पर एक पल के लिए पीली रोशनी टिमटिमा जाती है, फिर सब अंधेरा।